तो तुम्हारे इलाज के कारण असमय ही मारे गए। हम सबने ये तय कर लिया है कि रघु डॉक्टरी पढ़ने शहर जाएगा। बस तुम्हें कोई एतराज हो तो होता रहे। दुर्गा दत्त क्रोध से दांत पीसता हुआ वहाँ से चला गया। देखता हूँ मेरे रहते यहाँ कैसे कोई डॉक्टर रह पाता है। पूरे 6 साल बाद रघु अब डॉक्टर रघुनाथ बनकर शहर से वापस गांव आ गया है। यहाँ उसने अपना निजी एक छोटा सा अस्पताल भी खोल लिया है। भगवान भला करे बेटा तेरा, तुम हमारी आशा की किरण हो। तुम हमें एक नया जीवन दे रहे हो। तुम्हारे इस प्रयास से अब हमें इलाज कराने के लिए ना तो शहर जाना पड़ता है और न ही किसी नीम हकीम वैद्य के भरोसे रहना पड़ता है। दुर्गा दत्त यह सब देखकर मन ही मन कुटता रहता था। बस एक मौके का इंतजार है, फिर मैं इन सबको देख लूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। एक दिन गांव में बच्चों को पिलाने के लिए शहर से पोलियो की दवाइयों के बक्से आए हुए थे। सभी गांव वाले उन दवाइयों को आश्चर्य से देख रहे थे। क्यों ना मैं इन्हें चुरा लूं? दवाइयाँ समय पर बच्चों को नहीं दी जाएगी तो डॉक्टर को खूब नीचा महसूस होगा। गांव वालों को भी डॉक्टर लापरवाह लगेगा और गांव वालों का सारा भरोसा उस पर से टूट जाएगा। दवाई का वितरण रविवार को होना था। दुर्गा दत्त ने शनिवार की रात को ही उन्हें चुराने का निर्णय किया। आधी रात का वक्त था, गांव में सब लोग सो गए थे। तब दुर्गा दत्त चुपके से अस्पताल में दाखिल हुआ। बेहद ही चौकन्ना होकर वह उस कमरे में पहुंचा जिसमें सारी दवाइयां रखी हुई थी। किसी को भनक न लगे इस डर से उसने कमरे की बत्ती नहीं जलाई और अपने साथ लाई छोटी सी टॉर्च के सहारे उसने पोलियो की दवाई का पूरा बक्सा उठा लिया। बक्से को उठाकर जैसे ही वह बाहर जाने को हुआ, उसका पैर किसी चीज पर पड़ा और वह बुरी तरह से फिसलकर फर्श पर गिर पड़ा। गिरने के क्रम में उसका सर वहाँ रखी लोहे की मेज से बड़े जोर से टकराया और चित्त हो गया। दवाइयों का बक्सा भी उसके हाथ से छिटक कर दूर जा गिरा और सारी दवाइयां बिखर गयी। अरे ये क्या, सारी दवाइयाँ यहाँ ऐसे बिखरी क्यों पड़ी हैं? वो देखिए मुखिया जी, दुर्गा दत्त, शायद उसके सिर में चोट लगी है। उसके सिर से खून निकलकर सारा फर्श पर जम गया है। मुझे लगता है दुर्गा दत्त चोरी के इरादे से अस्पताल में घुसा होगा और यहाँ इस हादसे में उसकी मौत हो गई। आप ठीक कह रहे हैं मुखिया जी, बुराई का फल हमेशा बुरा होता है। यह बात कुछ देर में पूरे गांव में फैल गई। सब उस पर थू-थू करने लगे। यहाँ तक कि कोई उसके अंतिम संस्कार में जाने को भी तैयार नहीं हो रहा था। किसी तरह गांव के मुखिया ने हाथ पांव जोड़कर 10-12 लोगों को इकट्ठा किया और उसके शव को लेकर शमशान घाट गए। उसकी चिता भी पूरी तरह से जली भी नहीं थी कि अचानक आसमान में बादल छा गए और बारिश होने लगी। यह देखकर गाँव के लोग दुर्गा दत्त के शव को उसके घाट पर छोड़कर वापस आ गए। अधजले मांस की बू ने गाँव के कुत्तों को अधीर कर दिया। लोगों के जाने के बाद दुर्गा दत्त के अधजले शव पर कुत्ते टूट पड़े और उसकी बोटी बोटी उधेड़ डाली। इस तरह हुआ दुर्गा दत्त का अंतिम संस्कार। मुखिया जी, क्यों ना अस्पताल में एक चौकीदार रख ले? हाँ जरूर, नेकी और पूछ नेक काम में देरी कैसी? जल्दी ही उस अस्पताल में चौकीदार रख लिया गया। उस रात जब चौकीदार अस्पताल में पहरा दे रहा था, तब उसे अंदर से कुछ आवाज सुनाई दी। उसे लगा जरूर कोई चोर घुस आया है। वह अंदर गया तो उसने पाया कि आवाज दवाइयों वाले कमरे से आ रही है। जैसे ही वह कमरे के दरवाजे तक गया और बत्ती जलाई, उसने वहाँ एक भयानक आकृति देखी। उस आकृति का सारा शरीर जला हुआ और जगह जगह से मांस उतरा हुआ था, मानो किसी जानवर ने नोच डाला। वह बुरी तरह से दवाइयों को नष्ट करने में लगी हुई थी। चौकीदार को यह देखकर जैसे लकवा मार गया। वह डर के मारे वहीं जड़ होकर रह गया। जैसे तैसे हिम्मत करके वह भागने के लिए मुड़ा ही था कि अचानक वह आकृति एकदम से उसके सामने आ गई। उसने चौकीदार की गर्दन को अपने हाथों से जकड़ लिया। चौकीदार किसी परिंदे की तरह चटपटाने लगा। थोड़ी ही देर में उसके प्राणों ने उसके शरीर का साथ छोड़ दिया। चौकीदार को मुर्दा देखकर उस भयानक आकृति की आंखें एक पल के लिए चमकी और अगले ही पल उसने चौकीदार की लाश को बुरी तरह नोच खसूट डाला। अगले दिन डॉक्टर रघुनाथ और अन्य लोगों के अस्पताल में आने पर इसकी भी मौत हो गई। डॉक्टर साहब, शायद रात को किसी जंगली जानवर ने ऐसा किया है। आप भयभीत मत होइए। खैर, चौकीदार का अंतिम संस्कार कर दिया गया और एक दूसरे चौकीदार को नियुक्त किया गया। लेकिन उस चौकीदार की भी उसी तरह कटी फटी लाश मिली तो सारे गांव में सनसनी फैल गई। एक हफ्ते के अंदर 2-2 चौकीदारों की मौत से सारा गांव दहशत में आ गया था। डॉक्टर साहब, यहाँ किसी भूत प्रेत का चक्कर है। हो ना हो, यह काम जरूर दुर्गा दत्त की आत्मा कर रही है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर मैं क्या करूं। इस घटना के बाद से कोई भी चौकीदार वहाँ पर काम करने के लिए तैयार नहीं था। कुछ दिनों बाद मुखिया जी की पत्नी कमलावती अपने घर की सीढ़ियों पर से अचानक बहते थे। कोई माँ। कोई जवाब न पाकर वह बाहर आंगन में जाकर देखता है कि उसकी पत्नी गिर गई है और उसके सिर पर गहरी चोट आई है। आनंद फानन में रघु को बुलाया गया और मुखिया की पत्नी को तत्काल अस्पताल में ले जाया गया। रात होने की वजह से कोई वहाँ रुकना नहीं चाहता था, इसलिए सब लोग वहाँ से धीरे धीरे चले गए। स्वयं मुखिया जी और रघु की भी यही राय थी, लेकिन मुखिया के घर पर इलाज की पूर्ण सुविधाएं न होने के कारण मजबूरीवश उन्हें वहाँ रुकना पड़ा। आधी रात हो चली थी। रघु ने मुखिया जी की पत्नी को टाँके लगाकर पट्टी कर दी थी, पर वह अभी भी बेहोश थी। मुखिया जी और रघु भी बातें करते करते वही कुर्सी पर ही ऊँघ रहे थे। अचानक उन्हें एक फटके की आवाज सुनाई देती है और दोनों चौंक जाते हैं। आवाज दवाइयों के कमरे से आ रही थी। दोनों का दिल बुरी तरह धड़कने लगता है। रघु हिम्मत करके उठता है और उस तरफ जाने लगता है। कहाँ जा रहे हो रघु? तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं बस अभी आया मुखिया जी, आप यहीं ठहरिए। रघु सीधा दवाइयों के कमरे में पहुंच जाता है। वहाँ उसे एक भयानक आकृति दिखाई देती है जिसका सारा शरीर जला हुआ है और उसका जगह जगह से मांस उधड़ा हुआ है।
सारे कमरे में एक भयानक बदबू फैली हुई है, जैसे कोई लाश सड़ रही हो। कौन है तुम? इतनी जल्दी भूल गया मुझे? मैं दुर्गा दत्त हूँ। तेरे ही कारण मेरा सर्वनाश हुआ है। अब मैं तेरा सर्वनाश करूँगा। वह रघु की गर्दन पर अपना शिकंजा धीरे धीरे कसने लगता है। रघु किसी मुर्गे की तरह छटपटाता है। उसकी आंखें जैसे बाहर आने को भी होती हैं। छोड़ो, छोड़ो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ो, छोड़ो मुझे। रघु, रघु, रघु बेटा। अचानक दुर्गा दत्त की भयानक आकृति का ध्यान भंग हो जाता है और रघु उसके शिकंजे से छूट जाता है। मुखिया जी दुर्गा दत्त पर एक लकड़ी का टुकड़ा फेंक कर मारते हैं। हट, हमारे बीच में मत आ, तुम्हें देता हूँ, नहीं तो तू भी मरेगा साथ में। इसी दिन का तो मुझे काफी दिनों से इंतजार था। कब कहाँ जाएगा मुझसे बचकर? अचानक रघु उस भयानक आकृति को चकमा देकर और मुखिया को उठाकर उस कमरे में आता है जिसमें उसकी पत्नी थी। फिर वो दोनों जैसे तैसे उनकी पत्नी को स्ट्रेचर पर लादकर वहाँ से बाहर निकलते हैं। बचाओ, बचाओ! उनकी आवाज सुनकर कुछ ही देर में गांव के कई लोग हाथों में लाठियां और लालटेन लेकर वहां आ जाते हैं और उन लोगों को लेकर वहां से निकल जाते हैं। सुबह मुखिया और रघु द्वारा रात की घटना सुनकर गांव के लोग आपस में विचार कर वाराणसी से एक सिद्ध तांत्रिक को बुला कर लाते हैं। सारी बातें सुनने और उस जगह का मुआयना करने के बाद मैं उस दुष्ट आत्मा को खत्म तो नहीं कर सकता, हाँ, और इतना अवश्य कर सकता हूँ कि उसे उसी कमरे में कैद कर दूं, जिससे वह किसी को कोई नुकसान न पहुँचा पाए। जैसा आपको ठीक लगे, बस आप इससे हमारा पीछा छुड़ाइए। अब ये आत्मा इसी कक्ष में कैद रहेगी, लेकिन सावधान, भूल से भी इस कमरे का ताला नहीं खुलना चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। वो पापी आत्मा आजाद होकर सारे गांव को तबाह कर देगी। इस घटना को आज 15 साल से भी ऊपर हो गए हैं। डॉक्टर रघुनाथ की प्रसिद्धि चारों तरफ फैल गई है। अब उनका छोटा सा अस्पताल विस्तृत होकर बड़ा बन गया है, जहां आज कई डॉक्टर और तमाम तरह की आधुनिक मेडिकल सुविधाएं मरीजों के लिए उपलब्ध हैं। लेकिन इस अस्पताल का वो शापित कमरा जिसमें दुर्गा दत्त की आत्मा कैद है, आज भी बंद है। ये कहानी है मायागंज के एक प्राइवेट अस्पताल की। रात के 12:30 बज रहे थे। हर रोज सन्नाटा था। अस्पताल के एक बिस्तर पर अनन्या आंखें मूंद कर लेटी हुई थी। कुछ और मरीज भी अपने अपने बिस्तर पर सोए हुए थे। अनन्या के हाथ में स्लाइन लगी हुई थी। उसके बिस्तर के ऊपर एक मॉनिटर भी लगा था जिसमें आड़ी टेढ़ी रेखाएं चल रही थी। अचानक अनन्या को किसी औरत के रोने की आवाज आई। उस आवाज से उसकी नींद टूट गई। अरे, इतनी रात को अस्पताल में कौन रो रहा है? कहीं किसी के साथ कोई अनबनी तो नहीं हो गई? अनन्या ने अपनी आंखें खोली तो उसने जो देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही भयानक चुड़ैल खड़ी है जो उसे देखकर रोए जा रही है। कौन हो तुम? भाग जा यहाँ से, भाग जा नहीं तो तू मरेगी। ये कहकर चुड़ैल अनन्या के पास आई और उसके हाथों में लगी स्लाइन के पाइप को खींचने लगी। अरे, ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? छोड़ो मुझे। लेकिन उस चुड़ैल ने अनन्या की एक नहीं सुनी और उसने स्लाइन के पाइप को खींचकर निकाल दिया। अनन्या जोर से चीख पड़ी। अनन्या के हाथ से खून बह रहा था और वो नीचे जमीन पर टपक रहा था। उसके खून से अस्पताल की फर्श धीरे धीरे कर लाल होती जा रही थी। क्यों कर रही हो तुम ये सब? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? भाग जा यहाँ से, भाग जा नहीं तो तुम मरेगी। अनन्या दर्द से करा रही थी। तभी चुड़ैल ने उसके बिस्तर के ऊपर लगे मॉनिटर को घूर कर देखा और उसे अपने नाखूनों से नोचने लगा। फिर एक जोरदार मुक्का वो उस मॉनिटर पर मारती है। उसकी स्क्रीन पूरी टूट जाती है। उसके बाद वो चुड़ैल अपने हाथ से मॉनिटर निकालती है और अनन्या की तरफ फेंकती। अनन्या खुद को बचाने के लिए जोर से चीख पड़ती है, बचाओ। अनन्या की चीख सुनकर उसके बिस्तर के पास बैठी उसकी 10 साल की बेटी अर्पिता बहुत घबरा गई और उसने अपनी माँ से कहा, क्या हुआ माँ, क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों चीखी? चुड़ैल, वो चुड़ैल मार देगी मुझे, मार देगी। कौन मार देगी? वो चुड़ैल, देखो तो उसने मेरी स्लाइन खोल दी है और मॉनिटर भी तोड़ दिया। ये सब तुम क्या कह रही हो माँ? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। ये देखो, ये स्लाइन तो लगी हुई है तुम्हारे हाथों में। अनन्या ने भी घूर कर अपने हाथों की ओर देखा, फिर अपने बिस्तर के ऊपर लगे मॉनिटर की ओर। अरे, यहाँ तो सब ठीक है। इसका मतलब मैं कोई सपना देख रही थी? हाँ माँ, तुम कोई सपना देख रही थी। बहुत ही डरावना सपना था बेटी, बहुत ही डरावना। अनन्या 2 दिन पहले ही अस्पताल में एडमिट हुई है। घर से काम करते करते अचानक उसे चक्कर आ गया था और वो बेहोश हो गई थी। वो तो संयोग अच्छा था कि उसकी बेटी अर्पिता उस समय घर में थी। माँ, क्या हुआ माँ? उठो ना माँ। अर्पिता पड़ोसियों की मदद से अपनी माँ को अस्पताल ले आई। डॉक्टरों ने अनन्या को तुरंत अस्पताल में दाखिल तो कर लिया था, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं बताया था कि आखिर अनन्या को हुआ क्या था। अनन्या ये सोच ही रही थी कि तभी डॉक्टर भंडारी वहाँ आ गए। उन्होंने अनन्या की थोड़ी जांच की। सिस्टर, तुमने अभी तक इनकी सलाइन नहीं खोली है और इन्हें ये वाली इंजेक्शन अब तक लग जानी चाहिए थी, अभी तक क्यों नहीं लगी? देखो, इन सब मामलों में मुझे लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं है। मरीज यहाँ इतनी आशा के साथ हमारे पास आता है, हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि हम उनकी देखभाल ठीक से करें। डॉक्टर भंडारी की बात सुनकर नर्स ने अपना सिर नीचे कर लिया और वो इंजेक्शन लाने चली गई। डॉक्टर साहब, मुझे हुआ क्या है? मैं कब तक घर वापस जाऊंगी? बहुत जल्द। ये कहकर डॉक्टर भंडारी वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद नर्स ने आकर अनन्या की स्लाइन खोली और उन्हें इंजेक्शन लगाया और वो भी चली गई।
उनके जाने के बाद अनन्या ने अर्पिता से कहा कि उसे वॉशरूम जाना है, इसलिए वो उठकर बाथरूम चली गई। बाथरूम से जब वो लौट रही थी तो उसे लगा कि कोई उसके पीछे है और वो उससे कुछ कह रही है। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे वही चुड़ैल फिर से दिखे। भाग जा यहाँ से, भाग जा।